स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे एकलव्यों, स्टडी 91 के द्वारा शुरू किया गया प्रीलिम्स स्पेशल का ये एपिसोड जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया जा रहा है। ऐसे तमाम प्रश्नों के संदर्भ में हम लोग स्टडी करेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन आगामी परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने के चांसेज हैं। नए प्रश्न भी जुड़ेंगे, लेकिन जो पुराने प्रश्न हैं उनकी भी जो है इंपॉर्टेंस कम नहीं है और नहीं होगी, क्योंकि जिंदगी में नए लोगों के आ जाने की वजह से पुराने लोगों का कभी महत्व कम ना। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से चले थे और अब सैयद वंश तक आ चुके हैं। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह शब्द है इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, सल्तनत काल का अंतिम शासक था। और मैंने बताया था आप लोगों से कि सल्तनत काल वो टाइम पीरियड था जब हिंदुस्तान पर तुर्क लोगों ने शासन किया। तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद हिंदुस्तान में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था, उसने गुलाम वंश की स्थापना किया और इस तरह से सल्तनत काल का श्रीगणेश किया। सल्तनत काल वर्ष 1206 ईस्वी से लेकर के और 1326 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक चला? जी हां, सल्तनत काल, सल्तनत एरा कब से कब तक? जी 1206 से लेकर के और कब तक? 1526 तक। और इस सल्तनत काल में कितने राजवंशों ने शासन किया? आप कहेंगे कि 5 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन? तो गुलाम वंश, उसके बाद कौन सा? खिलजी वंश, उसके बाद कौन सा? जी हां, तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। और उसके बाद आए थे कौन से लोग? सैयद। और सबसे बाद में आए कौन से लोग? तो आप कहेंगे कि लोदी वंश। कौन सा? लोदी वंश। और लोदी वंश भारत पर शासन करने वाला जो है पहला अफगान वंश था। तो इस तरह इस क्रम में देखा जाए तो सल्तनत काल का चौथा राजवंश कौन सा? सैयद वंश था। और सैयद वंश का संस्थापक, सैयद वंश का अगर जो है पूछा जाए कि संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश को स्थापित करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां। सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर के कब तक चला? 1451 तक। कितने वर्ष चला? 37 वर्ष तक रहा था। और इस वंश का संस्थापक जिसका नाम था क्या? इसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम था इसका? खिज्र खां। खिज्र खां जो कि 1414 से लेकर के और 1421 तक शासन किया। खिज्र खां कौन था? खिज्र खां ने अपने इस राजवंश का नाम सैयद वंश ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा? उसके पीछे वजह यह था, पहले मैं ये बताता हूं कि खिज्र खां तुगलक वंश के शासनकाल में दीपालपुर, यह जगह पंजाब में अब पड़ती है, पाकिस्तान वाले पंजाब में, वहां का गवर्नर हुआ करता था। और जब तुगलक वंश धीरे धीरे जो है अपने समाप्ति की ओर जो है अग्रसर होने लगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक, वो तो बड़ा विचित्र आदमी था, अपने ही भोग विलास वाली दुनिया में ही मगन रहने वाला व्यक्ति था। इसलिए खिज्र खां ने उन दिनों मंगोल का एक आतताई जिसका नाम था तैमूर लंग, एक पैर का लंगड़ा था, इसलिए उसको तैमूर लंग कहा गया, उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट करता है। कौन? खिज्र खां। उस समय कहां का गवर्नर था? पंजाब का। और यह तैमूर लंग को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। तैमूर लंग जो है 1398 ईस्वी में, जब भारत का सबसे अधिक अगर धन जन की हानि हुई किसी के वजह से, तैमूर लंग के वजह से हुई थी। 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन शाह के जो है शासनकाल में इसने दिल्ली
पूरे उत्तर भारत को जो है जी भर के लूटा, और लूटपाट करने के बाद जब यहां से वापस चला गया तो जिस व्यक्ति ने इसको भारत में बुलाया था, किसने? खिज्र खां ने, उसी को अपने क्षेत्र का जो है संरक्षक बना करके ही चला गया। तो आपसे पूछा जाए कि खिज्र खां को अपने क्षेत्र का, जीते हुए क्षेत्र का संरक्षक किसने बनाया था? तैमूर लंग के द्वारा जो है बनाया गया। तैमूर लंग की जब मौत हो जाती है तब खिज्र खां तुगलक वंश का जो है समापन करके और सैयद वंश की स्थापना करता है। रैयत ए आला की उपाधि धारण करता है। कौन सा? रैयत ए आला। रैयत ए आला। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यह दूसरा ऐसा जो है सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, बल्कि रैयत ए आला की उपाधि से ही, मलिक की उपाधि से ही अपने को जो है संतोष रखा था। इस वंश में अगर जो है आपसे पूछा जाए कितने शासक हुए थे, तो सैयद वंश में कुल 4 शासक हुए। कितने? 4। खिज्र खां का बेटा जिसका नाम था मुबारक शाह। क्या नाम था? मुबारक शाह। मुबारक खां नाम था, इसने शाह की उपाधि धारण कर ली तो जो है ये मुबारक शाह हो गया, जो कि 1421 से लेकर के कब तक शासन किया? जी हां, मुबारक शाह अपने ही वजीर के द्वारा मारा जाता है। तब इसका दत्तक पुत्र, भतीजा, रिश्ते में दामाद, जो कह लीजिए, सब सही है। कौन? मुहम्मद शाह। कौन? मुहम्मद शाह। ये जो है अगला सुल्तान होता है जो सबसे नकारा था। 1434 से लेकर के 43 तक शासन किया, और इस वंश का सबसे अंतिम शासक था जिसका नाम था क्या? अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम था? अलाउद्दीन महमूद शाह। और इस व्यक्ति का शासन काल जो है कब तक रहा? 1443 से लेकर के 51 तक। तो पहला और अंतिम शासक याद रखें, इसका पहला सुल्तान, फाउंडर किंग जो था, खिज्र खां था। तैमूर लंग का जो है ये कभी संरक्षक रहा था, और मुबारक खां उसका उत्तराधिकारी। इसका उत्तराधिकारी मुहम्मद शाह और अलाउद्दीन महमूद शाह। यही यहां पर जो है 4 शासक हुए थे। अलाउद्दीन महमूद शाह की बड़ी विचित्र कथा थी, बहुत विचित्र व्यक्ति भी थे। कहा जाता है कि अलाउद्दीन महमूद शाह जो था, बदायूं की रहने वाली एक नृत्यांगना, नाचने गाने वाली महिला वेश्या जो थी, उनके प्रेम में इतने जो है मजनू हो गए कि दिल्ली छोड़ छाड़ करके उधर रहने लगे। कहा गया है कि इश्क ने इंसान को क्या क्या बना दिया, किसी को कवि, किसी को कातिल, किसी को पागल बना दिया। ये उल्लू का ढक्कल सुल्तान बना था, वहां से जाकर के वहां भड़वागिरी करने लगा। और जाहिर सी बात है, तब दिल्ली की जनता ने उस समय लाहौर का गवर्नर जिसका नाम था बहलोल लोदी को इनवाइट करती है और उसे दिल्ली का सुल्तान नियुक्त करती है। रजिया के बाद बहलोल लोदी ऐसा दूसरा जो है सुल्तान हुआ जिसको दिल्ली की जनता ने उसका चुनाव किया। यानी आपसे अब पूछा जाएगा कि इस वंश का समापन किसने कर दिया था? इस वंश का समापन किया था किसने? बहलोल लोदी। सैयद वंश में ये कहां का गवर्नर था? लाहौर का गवर्नर था। लाहौर जो कि आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान वाले पंजाब की राजधानी है लाहौर, रावी नदी के तट पर स्थित है लाहौर, और यहीं का गवर्नर था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने सैयद वंश का समापन करके और दिल्ली पर जो पहला अफगान वंश की स्थापना की उसका नाम था क्या? लोदी वंश। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, तैमूर प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा जाता है? जी हां, सैयद वंश को सैयद वंश ही क्यों कहा गया, कुछ और क्यों नहीं कहा गया? पहला विकल्प कह रहा है कि उसने तथा उसके उत्तराधिकारियों ने सैयद नाम से शासन किया। दूसरा विकल्प, खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। तीसरा विकल्प, खिज्र खां पूर्वी तुर्किस्तान की सैयद जनजाति का था। चौथा ऑप्शन, वह इस्लाम धर्मशास्त्र का एक प्रतिष्ठित विद्वान था। मेरे प्यारे एकलव्यों, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां स्वयं को मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म के जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनका वंशज बताता था। कह देने में क्या बुराई है? आज भी, तब भी, कभी भी
आपके पास पावर और पैसा है, आप जो है सरासर झूठ बोलेंगे, उसके बाद भी जो है आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। ये समाज बड़ा जो है विचित्र है। और नहीं तो आप जो है हरिश्चंद्र ही क्यों न हो, आप पर क्वेश्चन मार्क उठाने वाले बहुतेरे मिलेंगे। ये पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। ये अपने को मोहम्मद साहब का वंशज बताता था और उसको तुर्की भाषा में चूंकि सैयद कहा जाता था उनके वंशजों को, इसीलिए अपनी डायनेस्टी का नाम इसने क्या रखा? सैयद वंश। तो कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रैयते आला की पदवी धारण की, अभी तो मैंने बताया, कौन? बलबनवा ना, खिज्र खां जो कि सैयद वंश का संस्थापक था, जिसने वर्ष 1414 से लेकर के और अभी बताया था कब तक, 1421 तक शासन किया। और इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया, न कि सुल्तान की उपाधि धारण किया। बलबन जिसको बलबन को सल्तनत काल का बिंदुसार कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदुसार। अब आप कहोगे कि कहां है, हम बता रहे हैं। इसको बिंदुसार इसलिए कहा जाता है, वैसे तो बिंदुसार मैं पढ़ाया तो बताया आप लोगों से कि बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उससे इसकी तुलना क्यों की जाती है? इसलिए की जाती कि बिंदुसार का भी जन्म हुआ, उसके जन्म से पहले उसकी मां की डेथ हो गई थी। वो कहानी भी मैंने बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जब अपने प्रसव काल के 9वें महीने में चल रही थी, दूध में जहर डाल करके जो रखा गया था वो समझ नहीं पाई, भूलवश पी गई और जब पूरी तरीके से मरणासन हो गई, उनको बचाना मुश्किल था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है तलवार से उनके गर्भ में पल रहा जो है अपना उत्तराधिकारी को बाहर निकाल दिया। यानी बिंदुसार पहला ऐसा बालक था जिसको शल्य क्रिया से जो है इस धरती पर लाया गया था, या कह लो कि सिजेरियन बालक, पहला बालक जिसका लिखित प्रमाण मिलता है वो बिंदुसार था। यहां तक कहा गया कि तलवार की नोक से ही जो लग गया उसके इस ललाट पर, तो जो निशान बन गया था, इसीलिए उसका नाम बिंदुसार रखा गया था। बहलोल लोदी की भी कहानी ऐसी ही थी। बहलोल लोदी जिसने सैयद वंश का समापन किया, जिसने भारत पर लोदी वंश की स्थापना किया। बहलोल लोदी के बारे में भी कहा जाता है कि इनके पिता, जिनका नाम था मलिक काले खां, मलिक काले खां उन दिनों पाकिस्तान का आज जो शहर है मुल्तान के गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने बहुत सारी शादियां कर रखी थी। उन दिनों ये जो है परंपरा हुआ करती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब उनकी पत्नी यानी बहलोल लोदी की माता जब अपने गर्भकाल के जो है अंतिम क्षण में, अंतिम दौर में चल रही थी, तो कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि मलिक काले खां ने दूसरी शादी करने का जो डिसीजन लिया, तो उन्होंने उसका विरोध किया। और उन दिनों सुल्तान, गवर्नर, जागीरदार की बातों का अवहेलना कोई कर दे, वो पत्नी ही क्यों ना हो, उनको इतनी गुस्सा आ गई कि उन्होंने अपनी ही पत्नी का काम तमाम कर दिया, सरकलम कर दिया। यानी तब इनको इस बात का जो है अंदेशा हुआ कि इनका अंश जो है उसके गर्भ में जो है पल रहा है। इन्होंने उसका तुरंत जो है सिजेरियन किया और जो बालक जो है धरती पर आया वही बहलोल लोदी के नाम से जाना गया। इसीलिए बहलोल लोदी को सल्तनत काल का क्या बिंदुसार कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था? आपके विकल्प हैं गुजरात, मालवा, सिंध या लाहौर। तो बताने की जरूरत नहीं, इस प्रश्न का आंसर मैंने जो है पहले ही आपको बता दिया कि सैयद वंश में बहलोल लोदी जो है लाहौर का गवर्नर हुआ करता था। लाहौर किस नदी के तट पर है? जी हां,
रावी नदी के तट पर है। वहीं का गवर्नर था और दिल्ली की जनता ने इसे बुला करके और सुल्तान बनाया था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया? सल्तनत काल में कौन सी ऐसी फसल थी जो भारत में आई और आज भी है? तो भारत का महाभारत काल का एक जगह महाजनपद जिसका नाम था जो है गांधार, और गांधार को आगे चल करके जो है जाना गया खुरासान के नाम से। और यहां पर जब अफगान नामक जनजातियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो इसको जो है अफगानिस्तान के नाम से जाना गया, जो भारत का पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान भारत का ही अंग था। 1872 में ब्रिटिश हुकूमत के लोगों ने इसको भारत से अलग कर दिया था। मैं बताता हूं कि समय के साथ सभी देशों का सिर्फ जो है इतिहास बदलता है। भारत वो देश है जिसका इतिहास और भूगोल दोनों बदला है। अफगानिस्तान में रहने वाली जनजातियां जो अफगान कहलाती थी, तुर्क जनजातियां, उन्हीं के नामों पर खुरासान अफगानिस्तान के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि इसी जनजाति के लोगों के द्वारा जो है एक पौधे की खोज की गई जिसके अधपके फल को चीर करके उससे निकलने वाला जो लेटेक्स था, जो दूध निकलता था, उससे जब वो जम जाता था तो उसको ये लोग जो है सेवन करते थे और उसको लेने से, उसका सेवन करने से भयंकर नशा होती थी, भयंकर नींद लगती थी। कुछ लोगों ने उसको और दूसरे जो है दवाओं के रूप में, सेक्स वर्धक दवाओं के रूप में भी जो है इस्तेमाल किया। और उसके बाद उन्हीं जनजातियों के नाम से ही जो है उस पौधे का नाम भी पड़ गया, क्या? अफीम। अफीम अगर भारत में पूछा जाए तो जो है दो राज्यों में सबसे अधिक होता है, एक राजस्थान और दूसरा जो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और अफीम का अगर जो है कारखाने की बात किया जाए तो भारत में सिर्फ 2 कारखाने हैं। एक उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर, शहीदी धरती गाजीपुर में सबसे पहले वर्ष 1820 में, भारत में नहीं पूरे एशिया में जो है ये पहला कारखाना, अफीम कारखाना लगाया गया। और दूसरा कौन सा है? नीमच। और ये नीमच कहां पर है? जी हां, मध्य प्रदेश में है। तो भारत में यही 2 जो है अफीम के कारखाने हैं। और आपको चूंकि इस क्रम में है तो मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन अब तक जो है कौन करता था? अफगानिस्तान करता था। लेकिन जब वहां तालिबानियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो अफीम के एक्सपोर्ट पर जो है रोक लगा दी। जो ड्रग्स, जो दवाएं बनती है उसके निर्यात पर रोक लगा दी। तो वहां के किसानों ने अब उससे मुंह मोड़ लिया, तो खेती भी कम कर दी। और इस समय वर्तमान समय में अभी अफगानिस्तान को पछाड़ करके पहले नंबर पर जो है आया है भारत का पड़ोसी देश, उसका नाम है बर्मा, जिसको कि अब म्यांमार कहा जाता है। 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1937 में इसको भारत से अलग किया गया था। यह करंट अफेयर का विषय है, करंट अफेयर भी बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूं। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश जिसने अफगानिस्तान को अफीम के उत्पादन में दूसरे स्थान पर ढकेल दिया, खिसका दिया, आप कहेंगे कौन? म्यांमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प? पहला ना, कौन सा? दूसरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमीर खुसरो ने अपनी रचना असिका, इसका नाम असिका, इसका नाम आशिका, इसका नाम आशिकी, ये तीनों मिलेगा क्योंकि ये फारसी में भी है, उर्दू भाषा में भी है, तुर्की में भी उपलब्ध है और हर भाषाओं में उसके उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत जो है अंतर देखने को आपको मिलेगा। इसको लिखा किसने था? अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर खुसरो जिनको शबक ए हिंदी के नाम से जाना जाता है, अमीर खुसरो जिनको तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है, अमीर खुसरो जिन्होंने सबसे पहले हिंदी खड़ी बोली में साहित्यिक रचना शुरू की, अमीर खुसरो जिन्होंने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, अमीर खुसरो जिन्होंने तबले का आविष्कार किया, सितार का आविष्कार किया, अमीर खुसरो जिन्होंने कव्वाली संगीत विधा का
आविष्कार किया, जिनका जन्म वर्ष 1253 में उत्तर प्रदेश का जिला कासगंज के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अमीर खुसरो जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, चिश्तिया संप्रदाय के थे, और इन्होंने अपनी रचना आशिकी में जिन दो लोगों के प्रेम कथा का वर्णन किया है वो है खिज्र खां और देवल रानी। यानी इन्होंने किसके आदेश पर इसकी रचना की, उसके लिए थोड़ी सी आपको जानकारी मैं दे देता हूं। ये तो मेरा धर्म है, आप उसको याद रखें, ये आपका कर्म है, और आप अपना कर्म अच्छे से करें तो अच्छी बात, ना करें तो और अच्छी बात। मैंने बताया खिज्र खां किसका बेटा था? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। किसका बेटा था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, बेहद सज्जन, ईमानदार, आध्यात्मिक व्यक्ति था। वर्ष 1297 में यह गुजरात को तब पाटन कहा जाता था, पाटन पर इसलिए अटैक किया क्योंकि पाटन का शासक जिसका नाम था जो है रायकर्ण, क्या नाम था? रायकर्ण द्वितीय। और रायकर्ण द्वितीय की पत्नी थी जिनका नाम था कमला देवी, और कमला अत्यंत सुंदर थी। यह बात अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चली तो उसने रायकर्ण को पत्र लिखा और कहा तुम्हारी पत्नी अब हमारी पत्नी होगी। बताइए दुनिया का कौन सा व्यक्ति होगा जो उनके इस शर्त को स्वीकार करेगा? लेकिन उस समय भी और इस समय भी जिसके पास पावर और पैसा है वो लाख गलत करे, उस पर उंगली उठाने वाले लोग नहीं मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की ये जो सनक थी दिमाग में, हवस की जो सनक थी, उसने अंततोगत्वा रायकर्ण राय को युद्ध के मैदान में घसीट लाई, और अपने जिंदगी का पहला युद्ध अलाउद्दीन खिलजी उसी रायकर्ण राय से किया था। कहां पर? गुजरात में। गुजरात पर अटैक किया, गुजरात को जीत लिया, और कमला देवी को वहां से बंधक बना करके लाया गया दिल्ली में इनकी मर्जी के खिलाफ तलवार की नोक पर इनसे शादी की गई, निकाह किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। रायकर्ण राय की एक बेटी थी, हालांकि दूसरी पत्नी से जो है, इनकी पहली पत्नी से जो है वो बेटी थी जिसका नाम था देवल। रायकर्ण राय वही किए जो कि एक बाप को करना चाहिए। अपनी बेटी जिसकी अवस्था उस समय जो है 17-18 साल की थी, उसको लेकर के वहां से और रातों रात फरार हो गए। गुजरात से आज भी लगता है महाराष्ट्र में ही जगह पड़ती है देवगिरी उन दोनों यादव वंश के राजाओं की राजधानी थी। रामचंद्र देव वहां प्रशासन कर रहे थे, उनके यहां इन्होंने शरण ले ली, और कहा जाता है कि चित्तौड़ जी नहीं, पाटन युद्ध के दौरान ही खिज्र खां ने देवल को पहली बार देखा था। उस युद्ध में वो भी, खिज्र खां ने भी जो है हिस्सा लिया था, और उसी ने अमीर खुसरो से कहा कि आप एक ऐसी पुस्तक लिखिए जिसमें आप ये बताइए क्या देवल हमसे बेपनाह मोहब्बत करती है, जबकि सरासर गलत था। अपने ये बाप से कैसे कह सकता था कि आपने शादी कर ली हमारी भी होगी? नहीं कह सकता था ना, तो ये दूसरा तरीका था। आप लिखिए कि देवल हमसे बेपनाह मोहब्बत करती है, और उसको जबरदस्ती जो है रायकर्ण राय जो है इस समय देवगिरी में रखा है। उन्होंने ऐसा लिखा, ये बात अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत जो है देवगिरी पर चढ़ाई करने का फरमान सुनाया, और गुजरात से अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको 1000 दिनार में खरीदा था, जिसको 1000 दिनारी कहता था, जिसका नाम था मलिक काफूर, उसके नेतृत्व में सेना भेजी जाती है, देवगिरी पर अटैक किया जाता है। रायकर्ण राय जो है फिर गिरफ्तार होता है, और इस बार उसकी बेटी देवल
अपनी पिता की जिंदगी की वजह से उसके सामने शर्त रखी गई, या तो तुम खिजर खां से जो है निकाह कर लो, और नहीं तो तुम्हारे बाप को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। दुनिया की कौन सी ऐसी बेटी होगी जो ये चाहेगी कि उसकी वजह से जो है उसकी पिता की जिंदगी खत्म हो जाए। उसने हां कर दिया और इस तरह से खिजर खां ने देवल से शादी कर ली। दिल्ली में लाया गया और फिर देवल को उस समय कुछ दिनों के बाद हरम में भेज दिया गया। हरम उन दिनों, अब क्या बताएं हम, हरम में रहने वाली हजारों महिलाएं जिनको यहां वहां से बंदी बना करके लाया जाता था और सेक्स वर्कर की तरह उनका इस्तेमाल किया जाता था। हरम में जब जो है जबरदस्ती भेज दिया गया तो देवल ने आत्महत्या कर ली। यही कथा जो है लिखी गई है आशिकी नामक पुस्तक में। किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। हालांकि अमीर खुसरो उन दिनों अलाउद्दीन खिलजी के राज कवि हुआ करते थे और जिसका खाते थे उसके पक्ष में लिखेंगे। हमेशा से रहा है, आज भी और तब भी। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। कौन सा? दूसरा विकल्प सही होगा। उन दिनों राजकवियों का, इतिहासकारों का जो दरबार में रहते थे, जिसके दरबार में रहते थे उसी के सम्मान में लिखते थे। जैसे आजकल हमारे मीडिया वाले हैं, जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं, और नहीं उनकी मजबूरी है। सत्ता के सत्ताधीशों के साथ हमेशा कदम से कदम मिला करके चलें, उनके शान और शौकत में अपनी कलम चलाएं, और नहीं तो रवीश कुमार बन जाए। बहरहाल अगला प्रश्न देखिए, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया, जिसने भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय को अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। हालांकि चिश्तिया संप्रदाय को भारत में लाने का काम किया था कौन? इनको भारत में चिश्ती संप्रदाय को शुरू करने का काम किया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और उन्होंने शुरू किया चिश्तिया संप्रदाय। उसको निजामुद्दीन औलिया ने चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। इसी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने भारत को क्या कहा है? जी हां, धरती का स्वर्ग कहा है। अमीर खुसरो ने कहा। इनकी और पुस्तकें हैं जिसमें एक है लैला मजनू। ये प्रिय नाम बताने की जरूरत नहीं, इस पुस्तक को इन्होंने ही लिखा था। तुगलकनामा इन्होंने लिखा, तुगलकनामा। ऐसे ही और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, खास करके प्रेम कहानियां इन्होंने ज्यादा लिखा। अपनी कोई इनकी लव स्टोरी नहीं थी, लेकिन दूसरे की लव स्टोरी में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे और कुछ तो लव स्टोरी खुद ही गढ़ देते थे। इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक पर आगे चल करके जो है पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, और मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत बताने की आगे जरूरत ही नहीं है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा। भारत में पहेलियां आज भी बताई जाती है ना, पहेलियां लिखने की जो है प्रथा इन्होंने ही जो है शुरू किया। खड़ी हिंदी बोली में साहित्य लिखने की प्रथा इन्होंने शुरू किया। हिंदी के लिए जो है इन्होंने हिंदवी शब्द का जो है प्रयोग किया। कौन? अमीर खुसरो। और इनको भारत में सबक ए हिंदी के नाम से जाना गया। सबक ए हिंदी के नाम से जाना गया। इनको तूतिए हिंद के नाम से जाना गया। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था और कितने राजवंश देखे थे तो बार बार बताता हूं, याद रख लेना। गुलाम वंश, उसके बाद कौन सा? खिलजी वंश और तुगलक वंश होता है। कभी कभी बोलने के क्रम में 3 राजवंश देखे थे। कितने सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने देखा था? 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? खुसरो, इनका जन्म मैं बताया 1253 में पटियाली में हुआ था। मजनू लैला, लैला मजनू अभी बताया। सरीन ए खुसरो इन्होंने ही लिखा। नूह सिपेहर, इसी पुस्तक में इन्होंने भारत को धरती का स्वर्ग कहा है। भारत को धरती का स्वर्ग कहा है, स्वर्ग कहा है। इसमें भारत की भौगोलिक स्थितियों का भी वर्णन किया गया है, प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। मुंतखब उल लुबाब भगवान कसम, यह किताब का नाम है। इसको लिखा था खान खफी खान ने। कौन? खान खफी खान ने लिखा था। तो चूंकि पूछ रहा है कि कौन इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, तो यही नहीं लिखी गई है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इनका जो है पूछता है तुगलकनामा। तुगलकनामा जिसमें इन्होंने तुगलक वंश का जो है इतिहास का वर्णन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। सल्तनत काल में मवाजिब कहते थे कृषि योग्य भूमि के रूप में सैनिकों को पारिश्रमिक दिया जाना, अनियमित सैनिकों के लिए सैनिकों को नकद वेतन का भुगतान करना, या जब सैनिक अधिन्यास पाते थे। मेरे प्यारे एकलव्यों, मवाजिब का मतलब तो समझ गए दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा। सैनिकों को नकद भुगतान देने की प्रथा यानी वेतन देने की प्रथा अगर जो है पूछा जाए कि किसने शुरू किया, तो आप कहेंगे किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। मैं बताया भी था आप लोगों से, अलाउद्दीन खिलजी पहला सल्तनत काल का सुल्तान था जिसने सैनिकों को क्या किया? सैनिक सेवा के बदले वेतन देने की प्रथा जो है शुरू की। वरना उससे पहले सैनिकों को सैनिक सेवा के बदले क्या दे दिया जाता था? जमीन का टुकड़ा दिया जाता था और उसी पर सैनिक या उसका परिवार जो है खेती बाड़ी करके, कृषि करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता था। इस प्रथा को जो है इक्ता प्रथा कही जाती थी। क्या कही जाती थी? इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा को किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने शुरू किया। किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने। लेकिन सैनिकों को सैनिक सेवा के बदले वेतन देने की प्रथा जब अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया, तो उसने इक्ता प्रथा को जो है क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आपसे पूछे इक्ता प्रथा किसने शुरू किया? किस सुल्तान ने शुरू किया? इल्तुतमिश ने शुरू किया। किसने खत्म किया? अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म किया। सैनिकों को सैनिक सेवा के बदले जो वेतन दिया जाता था उसको जो है क्या कहते थे? मवाजिब कहते थे। आज के समय में वेतन, सैलरी उन दिनों मवाजिब कहलाती थी। सैनिकों को पेंशन देने की प्रथा जो है किसने शुरू की? पेंशन देने की प्रथा किसने शुरू की? इसने भारत में इसको शुरू किया था। मैं पढ़ाया तो आपको बताया भी था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोजवा के द्वारा बनाई गई व्यवस्था आज भी बहुत ऐसी है जो कि चल रही है। फिरोज शाह तुगलक ने पेंशन विभाग की स्थापना की और उसका नाम इन्होंने दिया था क्या? दीवान ए इस्तेहाक। क्या नाम दिया था? दीवान ए इस्तेहाक। बहुत पूछता है कि दीवान ए इस्तेहाक किस विभाग से संबंधित था या कौन सा विभाग था? पेंशन विभाग। किसने स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। तो सैनिकों को सैनिक सेवा के बदले वेतन देने की प्रथा को शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने और इसे मवाजिब कहते थे। पेंशन देने की प्रथा को शुरू किया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब हम लोग विदेशी सुल्तानों के चंगुल में थे तब भी सेना में सबसे अधिक जो है भारत के गरीब जनता थी। सबसे ज्यादा हिंदू लोग थे, क्योंकि सेना में तब भी और आज भी सबसे अधिक गरीब घरों के ही बेटे जाते हैं। किसी मंत्री, सांसद, विधायक या किसी जो है उद्योगपति का बेटा नहीं जाता है। सेना में हमेशा गरीब मजदूर किसान का बेटा जाता है। किसी ने लिखा कि भारत की व्यवस्था किसानों और जवानों के जो है दम पर चलती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में हमेशा जो है जलालत इन्हीं दोनों को झेलना पड़ा है और आज भी है। हम लोग विदेशियों के चंगुल में थे तो गरीब लोगों को पेंशन का प्रबंध किया गया। हम लोग आजाद हो गए तो हालात ऐसे हो गया कि आज जो पैरा मिलिट्री है जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स
जो कि गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। आपके भी घरों में जो है बेटे होंगे, भाई बंधु लोग होंगे जो कि पैरामिलिट्री में काम करते होंगे, उनकी पेंशन समाप्त कर दी गई। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब आप बताइए कि कौन सी जो है गवर्नमेंट सही रही थी। -40 डिग्री टेम्परेचर में AK-47 लेकर के भारत पाकिस्तान की सरहद पर खड़ा वो सैनिक जो कि सीआरपीएफ में है, उसको पेंशन की जरूरत नहीं है अगर जो पूरी जिंदगी जो है अपने वतन को जो है वो दे देता है तो। लेकिन एक दिन कोई व्यक्ति सांसद विधायक बन जाता है तो उसको लाइफ टाइम जो है पेंशन मिलती है, क्योंकि अपने देश में समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 के तहत। बहरहाल ये कुछ जो है विसंगतियां हैं जो पहले से थी, आज भी हैं और बदस्तूर जो है बनी हुई हैं। आर्मी, एयरफोर्स नेवी या आपके इंडियन नेवी को पेंशन अब तक मिलता था। वर्तमान सरकार ने अग्निवीर योजना ला करके उस पर भी कैंची चला दिया, काम खत्म। तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है अपने राष्ट्रपति महोदय होते हैं। राष्ट्रपति को जो पेंशन, जो सैलरी मिलती है उस पर पेंशन नहीं दिया जाता है। सॉरी, राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। 1997 के बाद यह व्यवस्था लाई गई थी। लेकिन अपने वतन की जो है हिफाजत करने वाले सैनिक को रिटायर्ड होने के बाद पेंशन की जरूरत नहीं है। क्या व्यवस्था है? अगला प्रश्न देखें। दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा नहीं थी अरबी, तुर्की, उर्दू, फारसी। मेरी बातों को कोई अन्यथा न ले, लेकिन मेरा एक दर्द है जो कि सोशल मीडिया के तहत आप तक मैं पहुंचाया। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आप भी जो है उसका समर्थन करें, क्योंकि एक अध्यापक का सिर्फ धर्म यह नहीं है कि आपको इसलिए पढ़ाए कि आप जो है परीक्षा पास कर जाएं, आपको यह भी बताए कि जो है क्या गलत है और क्या सही है। यह भी एक जो है टीचर का, एक अध्यापक का, एक शिक्षक का धर्म है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? तो सल्तनत काल की अगर पूछा जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेज, सल्तनत काल की जो आधिकारिक भाषा थी, आधिकारिक भाषा वो फारसी थी। कौन सी भाषा थी? फारसी। फारसी भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अगर पूछा जाए कि बोलचाल की भाषा कौन थी तो तुर्की थी। धार्मिक भाषा कौन सी थी? धार्मिक भाषा कौन सी थी? तो अरबी थी। उर्दू अभी अपनी शैशवा अवस्था में उस समय चल रही थी, जिसका उस समय के सुल्तानों ने जो है इस पर बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया। जैसे हम लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज, बोलचाल की जो भाषा है, खड़ी हिंदी बोली, और जो मातृभाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, भोजपुरी, कहीं अवधी, कहीं ब्रज। लेकिन धार्मिक जो भाषा है, पूजा पाठ करने की भाषा है, वो संस्कृत है। आज भी भले ही हम लोग आपस में बात करें तो कारे नारे सुन रहे, लेकिन जब सुबह सुबह नहा करके पूजा करना शुरू करते हैं तो शुरू हो जाते हैं गजाननम भूत गणादि सेवितम कविज्जम फलचार भक्षणम। यानी हम लोगों की धार्मिक भाषा संस्कृत, बोलचाल की भाषा भोजपुरी, आधिकारिक भाषा कौन सी? खड़ी हिंदी बोली। उसी तरह उस समय धार्मिक भाषा अरबी थी, बोलचाल की भाषा तुर्की थी, और जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है फारसी थी। दिए हुए प्रश्न के अनुसार तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें। सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? सल्तनत काल वो टाइम पीरियड था जब हिंदुस्तान पर जो है तुर्क लोगों ने शासन किया, और उस समय मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था काजी उल कजात। ये हमारी टाइपिस्ट महोदया हैं।
काजी उल कजात कहा जाता था, काजी उल कजात कहा जाता था। जबकि जो है न्याय विभाग को उस समय किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ, दीवान ए कजा। किस नाम से? दीवान ए कजा। और चीफ जस्टिस को यानी मुख्य न्यायाधीश को काजी उल कजात कहा जाता था, काजी उल कजात। जबकि जो प्रांतों में काम करने वाले जो न्यायाधीश होते थे, यानी स्टेट का जो मुख्य न्यायाधीश होता था, उसको वली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वली कहा जाता था। और जो जिलों पर जो है काम करते थे, जिला, उसको जो है काजी उल सदर के नाम से जो है जाना जाता था। आगे प्रशासन को पढ़ाऊंगा तो वहां पर इन सब चीजों को जो है बताऊंगा कि सल्तनत काल में जो प्रांत था, प्रांत को जो है किस नाम से जानते थे? इक्ता के नाम से जाना जाता था। प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? इक्ता के नाम से जाना जाता था। इक्ता बटा हुआ था किसमें? विश में। विश बटा हुआ था किसमें? परगना में। परगना बटा हुआ था किसमें? गांव में। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा मेरे प्यारे शिष्यों। अगला प्रश्न को देखें। निम्न करों में से यानी टैक्स करों में से कौन सा दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? खम्स या खुम्स। ये लूटे हुए माल पर लिया जाने वाला कर, लूटे गए धन पर कर। दरअसल उन दिनों की परंपरा थी, जब एक सुल्तान किसी सुल्तान को पराजित करता था, एक राजा दूसरे राजा को पराजित करता था, तो जो राजा हार जाता था उसके जो है प्रजा को जी भर के लूटा जाता था, हर तरह से लूटा जाता था, धन धर्म सब लूटा जाता था। जो धन लूटा जाता था सैनिकों के द्वारा, उसी धन पर लिए जाने वाले टैक्स को जो है खम्स या खुम्स शब्द दोनों मिलता है, कहा जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस लूटे गए धन पर 20% जो था ये सुल्तान अपने पास रखता था, यानी सुल्तान खुद ही ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करता था सैनिकों को, जबकि 80% जो है धन सैनिक के पास जाता था। जब भारत में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दो ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने इस मामला को उल्टा कर दिया था। 80% सुल्तान के पास, 20% सैनिक के पास। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी सुल्तानों के समय में यही व्यवस्था रही थी। खराज, खराज क्या था? ज़कात क्या था? ज़कात एक धार्मिक कर था, धार्मिक कर था, टैक्स था। और यह किससे लिया जाता था? तो अमीर मुसलमानों से लिया जाता था, अमीर मुसलमानों से लिया जाता था। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने हिंदू धर्म की धार्मिक यात्राओं पर भी जो है टैक्स लगाया। हिंदू धर्म में धार्मिक यात्राएं तो कहां खत्म होती हैं? नहीं होती है। अभी हमारे यहां प्रयागराज में कुंभ मेला अब शुरू हो रहा है, देशों से लोग चल करके यहां आते हैं, वो भी एक धार्मिक यात्रा है। नवरात्र के महीने में चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हम लोग जाते हैं, ये भी धार्मिक यात्रा है। सावन के महीने में बाबा, तो हिंदू धर्म में धार्मिक यात्राएं वर्ष भर चलती रहती थी, उनसे भी टैक्स वसूला जाता था। कौन सा था? ज़कात था। खराज क्या था? खराज कर जो है गैर मुस्लिम लोगों से, गैर इस्लामिक लोगों से, मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला उन दिनों भूमि कर था। क्या कर? कौन सा टैक्स था? भूमि कर, इसी को जो है खराज कहा जाता था। और एक और यहां पर मैं लिख दूं का जजिया। जजिया इस्लाम धर्म को जो लोग नहीं मानते थे उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसको जो है कहा जाता था, क्या कहा जाता था? उसको जजिया कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, बहुत पूछता है, भारत में पहली बार जजिया कर जो है आरोपित किया, लगाया था कौन? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहली बार जजिया कर
पहली बार भारत में जकात कर वसूला था, जबकि महमूद गजनवी पहला ऐसा विदेशी सुल्तान था जिसने भारतीयों से जजिया और जकात वसूला, और पहला भारतीय सुल्तान जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था, जिसने इसको एक व्यवस्था बना दी, यानी सब पर जो है इसको लागू कर दिया था। तो ये बड़ा अलग अलग बात है। सबसे पहली बार जजिया लगाया भारत में कौन? मोहम्मद बिन कासिम। पहला विदेशी सुल्तान महमूद गजनवी, पहला भारतीय सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। इसको समाप्त किया कौन? आगे चल करके बताऊंगा, अकबर। फिर उसको लागू कर दिया किसने? औरंगजेब। उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। वो भी गुलाम ना, मुगल वंश का ही शासक था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प। अगला प्रश्न, दारुल हरब था हिंदू राज क्षेत्र, मुस्लिम राज क्षेत्र, अरब राज क्षेत्र या तुर्क राज क्षेत्र? उन दिनों दारुल हरब क्षेत्र उन क्षेत्र को कहा जाता था जहां गैर इस्लामिक लोग जो है शासन करते थे। गैर इस्लामिक जहां पर जो है शासन करते थे उसी को दारुल हरब कहा जाता था। जब कोई सुल्तान शपथ ग्रहण करता था उन दिनों उसको खिलवत कहा जाता था। तो खलीफा के द्वारा दिए गए खिलअत को पढ़ता था और तब कसम खाता था, क्या मैं दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर दूंगा, यानी गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको, गैर इस्लामिक जो लोग हैं उनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो कहने का मतलब कि सल्तनत काल में दारुल हरब किसको कहा जाता था? जी हां, हिंदू राज्य क्षेत्र को जो है कहा जाता था, जबकि जो मुस्लिम क्षेत्र था उसको दारुल इस्लाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न, अधोलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तेदारी व्यवस्था का आरंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी? मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। ये प्यारे प्यारे नाम हैं, क्या बताएं। इक्तेदारी प्रथा, अभी इस पर मैंने चर्चा किया था। सैनिकों को सैनिक सेवा के बदले वेतन न दे करके उनको जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, उसी को जो है इक्ता प्रथा कहा जाता था। सैनिकों को सैनिक सेवा के बदले वेतन क्यों दिया जाता था? वेतन क्यों नहीं दिया जाता था? जमीन क्यों दे दी जाती थी? इस भारत को सबसे पहले, इस व्यवस्था को भारत में लाने का काम जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद गोरी, जिसका वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद 1192 के बाद जब भारत पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई तो भारतीयों के द्वारा जो जीते हुए क्षेत्र थे भारतीय सैनिकों को ही वेतन के रूप में दे दिया जाता था। एक तीर से दो निशाना। क्या? एक तो सैनिक कहां का? भारतीय। बेरोजगारी भारत में हमेशा अपने चरमोत्कर्ष पे रही और हमेशा बेरोजगारों के लिए एकमात्र अगर जो है सबसे बेहतरीन विकल्प रहा तो सेना, उस समय भी इस समय भी। सैनिकों को सैनिक सेवा के बदले जमीन का टुकड़ा इसलिए दिया जाता था कि ये भारतीय सैनिक अपने ही देश की जो है जमीन, अब इसका मालिक इसको बना दिया गया तो ये हमारे लिए सेवा भी करेगा, काम भी करेगा और उस जमीन को सुरक्षित भी रखेगा। अब उस जमीन की सुरक्षा उस सैनिक के जो है जिम्मे दे दी जाती थी। जमीन किसी और को मिल गई, किसी और को, अब ये दोनों आपस में जो है लड़ेंगे, उनसे इसे क्या लेना देना है? तुम सैनिक हो, तुम समझो। तो एक ये व्यवस्था थी और भारत में सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने ही इक्ता प्रथा जो है लाया था। इक्ता प्रथा सबसे पहले इसी ने लाया और सबसे पहले अपने सेनापति जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? ऐबक। तो इस तरह ऐबकवा पहला ऐसा व्यक्ति था जिसको इक्ता के
प्रथा के तहत जागीर मिली थी थानेश्वर की। किसने दिया था? मोहम्मद गोरी ने दिया था। जो बड़े ऊंचे पदों पर होते थे सैनिक, उनको सैनिक सेवा के बदले गांव दे दिए जाते थे। इसको प्राप्त करने वाले लोग इक्तेदार कहे जाते थे। तो पहला इक्तेदार इसी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन अगर पूछता कि पहला भारतीय सुल्तान जिसने इक्तेदारी प्रथा भारत में शुरू की, तो आप कहते बेटा क्या? इल्तुतमिश। क्या कहा जाता? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश तब यहां जो है भारत में सर्वप्रथम भारतीय सुल्तान या सुल्तान शब्द जो है देता, लेकिन नहीं दिया है। ध्यान रखेंगे, इतने से ही प्रश्न का उत्तर बदल देगा। अगर कहेगा कि जो है भारत में पहला सुल्तान जिसने इक्ता प्रथा लागू किया, उस सवाल का जवाब होगा इल्तुतमिश। खत्म किया अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन सुल्तान शब्द न देकर के इस तरह से अगर आपको देगा, तो उस प्रश्न का सही जवाब होगा कौन? मोहम्मद गोरी। क्योंकि मोहम्मद गोरी भारत में जो है वो किसी भी क्षेत्र का कभी जो है सुल्तान नहीं बना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इक्ता क्या था? दट तरीके। कभी से यही तो चिल्ला के बता रहे हैं। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा, बताने की कुछ जरूरत नहीं होगा। अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, यह किसका कथन है? जी हां, अलाई दरवाजा भारत में कहां है? कहां है? यहां है, दिल्ली में है। जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन बख्तियार खानकाकी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव रखी और उसको पूरा कराने का काम उसी का दामाद इल्तुतमिश ने किया था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। दिल्ली का जो कुतुब मीनार है, जो उसका एंट्री गेट है, स्वागत द्वार है, वही अलाई दरवाजा है। और इसको बनवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में ही उसने बनवाया क्या? जमायत खाना मस्जिद। जमायत खाना मस्जिद जो कि निजामुद्दीन औलिया के जो है मस्जिद के ठीक जो है दरगाह के बगल में ही स्थित है। 1000 सितून का महल, 1000 सितून का महल। सितून का मतलब होता है का खंबा। और कहा जाता है कि 1303 में चित्तौड़ को जीतने के बाद उसी याद में 1000 खंभों के महल का निर्माण कराया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ का नाम बदल करके अपने बेटे के नाम पर, खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगले दिन का सूर्य निकलने से पहले मौत या इस्लाम में से कोई एक को चुनना पड़ेगा, इसका फरमान सुनाया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि मैं पहले आप सबको बता चुका हूं। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसको इस्लामी स्थापत्य कला का नगीना कहा था किसने? मार्शल ने। किसने कहा? मार्शल। अगला प्रश्न देखें, सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग संबंधित था व्यय कागजात की देखभाल करने से, जानवरों के व्यापार से, शाही कारखाना से, बाजार व्यवस्था से। बाजार व्यवस्था तो जो है सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया और उसके लिए जो विभाग बनाया था उस विभाग का नाम था दीवान ए क्या? रियासत। दीवान ए रियासत इसने स्थापित की। वाणिज्य विभाग जिसको जो है आज के समय में आप कहोगे कि वाणिज्य विभाग। वाणिज्य विभाग की स्थापना इसने की। शाही कारखाने स्थापित कराया फिरोज शाह तुगलक ने। और इसी के समय में प्रोफेशनल एजुकेशन या आप कह लो कि व्यावसायिक शिक्षा जो आजकल के ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग सब ये इस तरह व्यावसायिक शिक्षा जो है शाही कारखानों में शुरू कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। व्यय यानी गवर्नमेंट के द्वारा उन दिनों जो है सल्तनत काल में जो कुछ भी खर्च किया जाता था, कितना व्यय हुआ, कितना आय हुआ, इन सबसे जो है संबंधित कागजात को जो है देखने, संभाल करके रखने
सुल्तान की सेवा में उसको जो है रखने का काम जो विभाग करता था उसको दीवान ए वक्फ के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखें, सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी? सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था, अमीरों की एक संस्था, राजस्व विभाग की एक समिति या विद्वानों की एक समिति। मेरे प्यारे एकलव्यों, सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का मतलब क्या था? सुल्तान की एक जो है परामर्शदात्री संस्था, और स्पेशली ये गैर आधिकारिक संस्था होती थी, गैर आधिकारिक संस्था होती थी जिसमें सुल्तान के अपने लोग जो थे वो जो है उनको सलाह देते थे। जैसे आज राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने के लिए उनकी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो है राष्ट्रपति है ना, प्रधानमंत्री होता है। अपने देश में तो बड़ी विचित्र स्थिति है, अपने यहां तो संविधान में लिखा गया कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो है नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन हकीकत में हो रहा है क्या? आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा वही राष्ट्रपति बन जाएगा। बहरहाल ये सब चीजें संविधान में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां बस इसी को हम लोग देखते हैं। क्या इनके परिवार के लोग, इनके मित्रगण, ये गैर आधिकारिक लोगों के द्वारा इनको जो सलाह देने की संस्था थी उसी को मजलिस ए खलवत कहते थे। क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। आइए सुमेलित किया जाए। ये कुछ पुस्तकों का नाम दिया है इधर, और इधर जो है उनके राइटर, लेखकों के नाम दिए गए हैं। ताजुल मासिर किसने लिखा? इसको लिखा था हसन निजामी। हसन निजामी जो कि मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था, ऐबक के दरबार में रहा, इल्तुतमिश के समय में भी रहा था। तुगलकनामा अभी मैंने बताया था कि जो है किसने लिखा था? अमीर खुसरो जी के द्वारा लिखा गया। फतवा ए जहादारी किसने लिखा? जिलाउद्दीन बर्नी ने लिखा। जिलाउद्दीन बर्नी। हसन निजामी पूछे कि जो है भारत में किसके साथ आया था? आप बताएंगे मोहम्मद गोरी के साथ आया था। लेकिन जब आपसे ये पूछे कि ये किसके दरबार में रहता था, तो उस सवाल का जवाब हो जाएगा क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद ये किसके दरबार में रहा? इल्तुतमिश के दरबार में रहा था। और उसी समय का ये इतिहास लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? जी हां, ताजुल मासिर। बर्नी किसके दरबार में रहता था? बर्नी तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल की जो है व्यथा कथा को एक पुस्तक में इसने लिखा जिसका नाम है क्या? तारीख फिरोज शाही। इसकी प्रमुख पुस्तक है। आइए देखते हैं इसमें सही कौन सा होगा। ए का चौथा, ए का 4, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखें। इस सेशन का यह अंतिम प्रश्न होगा। आप लोग अपने जो है विचार कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करते रहेंगे। आपके पास कुछ अच्छी सलाह होगी तो जो है लिखते रहेंगे। निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का भाग नहीं था? मजलिस ए खलवत अभी मैंने बताया था कि सुल्तान को जो है उसके राजकार्य में सलाह देने वाली जो है संस्था थी। दीवाने इंसान, बिल्कुल। दीवाने बंदगान, उन दिनों गुलाम खरीदने की जो है प्रथा थी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि उन दिनों गुलामों के व्यापारी बचपन में ही छोटे छोटे बच्चों को खरीद लेते थे और बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार उनको ट्रेनिंग दे करके किसी को सैनिक बनाया जाता, किसी को कुछ बनाया जाता, किसी को कुछ बनाया जाता। और जब युवा अवस्था में वही बच्चे पहुंचते थे तो उनको राजाओं के द्वारा खरीद लिया जाता था। क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय को वो हायर करता तो हर महीने सैलरी देनी पड़ती
और गुलाम को खरीद लेता तो उसी वेतन में वो पूरी जिंदगी उसकी गुलामी करता। तो गुलामों को खरीदने में ज्यादा जो है इंटरेस्ट उस समय के अमीर वर्ग या जो है सुल्तान दिखाते थे। छोटे छोटे बच्चों को आर्टिफिशियल तरीके से नपुंसक बना दिया जाता था तो उनको बंदगा कहा जाता था, और उसका देख रेख करने वाला जो विभाग था उसका नाम दीवाने बंदगान था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सबसे पहले इसको स्थापित किया गया। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। इसके समय में लगभग 2 लाख जो है गुलाम थे। दीवाने हिंसा जो कि सरकारी पत्रों का जो है उन दिनों सरकारी पत्रों का देख रेख करने वाला एक जो है विभाग था। दीवाने को ही कृषि विभाग था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। और कृषि विभाग की स्थापना सबसे पहले किसी ने किया था? मैं बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके सलाह पर? इब्न बतूता के सलाह पर। उसी ने सबसे पहले कृषि ऋण देने की प्रथा शुरू की, जिसको क्या कहा जाता है? तकावी कहा जाता है, सोनधार कहा जाता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार मजलिस ए खलवत का हिस्सा कौन सा नहीं था? अमीर ए को ही। ये जो है ऑफिशियल डिपार्टमेंट था, जबकि ये सब जो है मजलिस ए खलवत का हिस्सा था, जो कि सुल्तान को उसके राजकार्य में सहयोग करते थे, सलाह देते थे। तो मेरे प्यारे एकलव्यों, ये था आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा? आप अपने बहुमूल्य विचार जेपी तक जो है पहुंचाइएगा। मैं यथाउचित उस पर प्रतिक्रिया भी देता हूं। आज बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।